बीएससी प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम दूसरा निबंध लेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। पहले हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पर चर्चा की थी। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वह भी मैंने पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाए थे। आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध राष्ट्र का स्वरूप पर चर्चा करेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 में जन्मे और 1966 में इनका देहावसान हो गया। वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्येता रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष तथा बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व वक्ता रहे। इनकी प्रमुख कृतियाँ कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादंबरी, पद्मावत का संजीवनी भाष्य, पाणिनिकालीन भारत, पृथ्वीपुत्र, भारत की मौलिक एकता, उरु ज्योति आदि हैं। आप कई भाषाओं के ज्ञाता थे, बड़े विलक्षण प्रतिभा थी। आप कई भाषाओं के ज्ञाता थे, भारत के कण कण से वे परिचित थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में बहुत लिखा। इनके निबंधों में शोध दृष्टि दिखाई देती है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध भी गंभीर और सांस्कृतिक निबंध है। निबंध की प्रथम पंक्ति में ही पूरे निबंध का सार आ जाता है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। क्या परिभाषा दी है, एक तरह से एक सूत्र दिया है। उस सूत्र को ही ये व्याख्या करेंगे और उस सूत्र को आपको समझना होगा। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। तो इन तीनों का जब सम्मिलन होता है, जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब जो स्वरूप सामने दिखाई देता है वह राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है। और उक्त तीनों तत्वों को इन्होंने विस्तार से समझाते हुए प्रतिपादित किया है। देवों के द्वारा भूमि का निर्माण हुआ और यह भूमि सौंदर्य व समृद्धि से भरी है। इस ओर हमें जागरूक होना होगा, क्योंकि पृथ्वी के साथ हम जितना जुड़ेंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता की जड़ें भी मजबूत होंगी। पृथ्वी की सांगोपांग जानकारी प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। हम जिस भूभाग पर रह रहे हैं, जो हमारा मानचित्र है, हमें कम से कम ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो भूभाग है वह कितने राज्यों में है, उनके किस प्रकार के ज़िले और उनमें किस प्रकार के खनिज लवण होते हैं, उनकी प्राकृतिक संपदा क्या है, धरती के अंदर की क्या है, बाहर की क्या है, वो जो सारा सौंदर्य है और वो जो निधियां हैं, उनकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। धरती की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, उन सब का ज्ञान प्राप्त करें, सौंदर्य को देखें और यह भी देखें कि विज्ञान और उद्यम, विज्ञान अर्थात खोज, उद्यम अर्थात श्रम, वो विज्ञान
और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को और अधिक सुंदर बनाना है। हमें भी प्रयास करना है, जो हमें हरी भरी संपदा मिली है उसे और सुंदर कैसे बनाएं, ऐसा प्रयास हम सब का होना चाहिए। राष्ट्र के उत्थान में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होना ही चाहिए। फिर लेखक ने जो अपनी बात कही है उससे हम ये स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि लेखक ये आह्वान करते हैं, क्योंकि अगर हम भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तब स्वाभाविक है कि हम धरती का शोषण नहीं करेंगे, दोहन करेंगे। हम दोहन करें, शोषण न करें। दूसरा जो बिंदु लेते हैं वह है जनसंख्या, अर्थात मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पहला अंग क्या है? हम जिस भूभाग पर रहते हैं उस भूभाग की सम्यक जानकारी होना, उसको हम किस प्रकार से अपने काम में ले सकते हैं, लेकिन देने के बाद पहले हम देना सीखें और उसके बाद में लेना सीखें, और लें उतना ही जितना हमें आवश्यक है, हम शोषण न करें। ये वाले भाव हमें निरंतर इस निबंध के माध्यम से लेखक दे रहे हैं। दूसरे बिंदु की जो ये चर्चा कर रहे हैं वो है जनसंख्या। अगर भूभाग ही है और उस पर रहने वाले कोई नहीं है तब भी आप उसको राष्ट्र नहीं कह सकते। इसलिए राष्ट्र की परिकल्पना में पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जनसंख्या जिसको हम कहते हैं, पृथ्वी और दोनों का जो सम्मिलन है उससे ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जन मन के भाव से ही पृथ्वी को माता माना जाता है। जो हमारा मन है, जन मतलब पूरा जन समूह, तो जो मनुष्य हैं, जो जन समूह है, उसके मन में पृथ्वी के प्रति, अपनी धरती के प्रति जो भाव है वही उसको संवारने का कार्य करता है। जो हमारे मन में भाव होंगे तभी हम उसको संवारेंगे। तो जन मन के भाव से ही पृथ्वी को माता माना जाता है और संवारा जाता है। पृथ्वी को माँ मानते हुए नमन के भाव रखना ही राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को जागृत करता है। जिस प्रकार माँ अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। जन के प्रकार भी अलग हैं, उनकी भाषाएं भी अलग हैं, उनके धर्म भी अलग हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। परस्पर जो मैत्री है, परस्पर जो सौहार्द है, एक दूसरे के लिए त्याग है, वह अखंड है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बहुत बड़ा सूत्र यहाँ पर जन समुदाय के लिए लेखक दे रहे हैं कि जो भूभाग है उस पर रहने वाले जो जन हैं उनका परस्पर एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव होना अति आवश्यक है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर हैं, अर्थात निरंतर ये सिलसिला बना रहता है। लेखक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का सततवाही जीवन निरंतर जो चला आ रहा है वह नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे नया पानी आगे बढ़ता रहता है, फिर नया पानी उसमें आता रहता है, इस प्रकार से यह प्रवाह चलता रहता है। जो जन बुज़ुर्ग हो जाते हैं वो चले जाते हैं और जो नए संतानें हैं वो आती रहती हैं, और ये जन का जो प्रवाह है यह निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के
अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। और क्या कहते हैं? कर्म और श्रम। हमारे घाट क्या हैं? जहाँ पर हम कर्म करते हैं, जहाँ हम परिश्रम करते हैं, अर्थात कर्म और श्रम के द्वारा हम अपनी इस प्रवाहमानता को उत्थान की ओर ले जाते हैं, उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, और यही हमारे घाटों का निर्माण करती है। आपने एक कविता पढ़ी होगी, हम नदी के द्वीप हैं। अज्ञे जी की रचना है, कविता है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि स्रोतस्विनी हमें छोड़कर चली जाए। कुछ इसी प्रकार के भाव यहाँ पर लेखक के अब संस्कृति के बारे में भी दिखाई देंगे। और ये जो बात कही कि उत्थान, घाटों का निर्माण करना उत्थान का ही एक स्वरूप है। तो तीसरा तत्व लेते हैं, और तीसरे तत्व में कहते हैं कि संस्कृति। हमारे पास में एक वृहद भूभाग है, भूखंड है, और उसके बाद में जन सामान्य जो उसके ऊपर निवास कर रहा है, बड़े भाव मनोभूमि के साथ में, बड़े भावों के साथ में निवास कर रहा है। तब तीसरा जो तत्व बताते हैं राष्ट्र के स्वरूप का, वह तत्व है संस्कृति। संस्कृति मनुष्यों द्वारा युगों युगों से सभ्यताएं बनी और परिवर्तित भी हुईं। संस्कृति ही जन जन की पहचान है। संस्कृति के विकास से ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति ही जन जन की पहचान है। हमारी पहचान किससे होती है? हमारा जो राष्ट्र का स्वरूप बना, भौगोलिक भूखंड हो गया और मानचित्र तैयार हो गया, हमारे भूखंड की सीमाएं हो गई, और वहाँ पर रहने वाले जन सामान्य हो गए, वो उनकी भावभूमि हो गई। और उसके साथ में जो तीसरा तत्व जुड़ा, वह जो हमें पूरे विश्व में एक पहचान देता है, और वह पहचान किससे मिलती है? संस्कृति से। तो लेखक कहते हैं संस्कृति के विकास से ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जहाँ राष्ट्र के स्वरूप में भूभाग, जन आवश्यक हैं, वहीं उनकी पहचान कराने वाली संस्कृति भी आवश्यक है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारंपरिक जो प्रकाश की संज्ञा है, वही संस्कृति है। ज्ञान और कर्म दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है, और वह दोनों जब जुड़ते हैं तब संस्कृति का निर्माण करते हैं। इस धरा पर जो लोग बसे, उन्होंने जो सोचा समझा, विचार किया, वह क्या बन गया? ज्ञान बन गया। और कर्म के क्षेत्र में जो रचा गया, वह संस्कृति बनी। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म के क्षेत्र में जो रचा गया, वह संस्कृति बन गई। तो जीवन का विकास संस्कृति से ही प्रकट होता है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। सभी का मूलाधार सहिष्णुता और समन्वय ही है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। समन्वय अर्थात परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ाव। परस्पर जुड़ाव कब होगा? जब परस्पर प्रेम होगा, और प्रेम कब होगा? जब एक दूसरे के लिए त्याग होगा। इसलिए ये पूरी की पूरी जो बात बड़ी गहराई के साथ में लेखक ने हमें ये बताया है कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। सभी सुखी रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाली संस्कृति है। तो आगे कहते हैं साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद बहुत से रूपों में राष्ट्र के लोग अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। साहित्य के माध्यम से, विभिन्न कलाओं के माध्यम से, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, किसी भी प्रकार की कला, और नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, बहुत सारे नाटक जो मंच पर खेले जाते हैं,
ये सारी जो चीज़ें हैं ये राष्ट्र के लोग अपने अपने मानसिक भावों को इनके माध्यम से प्रकट ही करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, अंत में जो आनंद देता है, सुख और दुख ये चलते हैं, लेकिन आत्मा का जो विशेष गुण है वो क्या है? आनंद। और आनंद किससे मिलता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। हम सुख की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, अच्छी बात है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है, और वह आत्मा का आनंद भी एकाकी नहीं, लेखक कहते हैं आत्मा का जो विश्वव्यापी सर्वत्र विराजमान जो है वो विश्वव्यापी जो आनंद है, वह जो भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। लोक संस्कृति के बारे में आप परिचित हैं। जो जन सामान्य बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो बहुत अभिजात्य वर्ग का नहीं है, जो लोक संगीत, लोक कलाएं, लोकगीत और उसमें एक प्राकृतिक संपदा के बीच में रहता हुआ अपने ही मनोभूमि पर जो कुछ निर्मित करता है वह लोक है। और यह गांवों और जंगलों में जो स्वच्छंद जन्म लेने वाले हैं वो कौन है? लोकगीत हैं। तारों के नीचे विकसित क्या होती हैं? लोक कथाएं और संस्कृति का अमित भंडार। इन सब के माध्यम से हमें निरंतर मिलता रहा है और मिलता रहेगा। लेखक कहते हैं कि जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, अर्थात अतीत कैसा है हमारा? हमें सुख देने वाला है, हमें आनंद देने वाला है, हमें ऐसे अनुभव देने वाला है कि जिससे हम आगे कभी संकट में न पड़ें। ऐसा है हमारा अतीत। तो जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर रखना नहीं चाहता, अर्थात निरंतर प्रवाहमान जीवन है हमारा। हमारी संस्कृति कैसी है? जकड़ कर रखने वाली नहीं है, हमें रूढ़ियों में जकड़ने वाली नहीं है, वरन वर्तमान में निरंतर प्रवाहमान रहने वाली है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जहाँ भूत अर्थात जो बीत चुका है वो वर्तमान को जकड़ कर रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे निरंतर आगे बढ़ाना चाहता है। और उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अतः आप सभी ने भली भांति समझा कि राष्ट्र का स्वरूप भूमि, जन और संस्कृति से मिलकर ही बनता है। तो आज हमने राष्ट्र के स्वरूप पर जो चर्चा की है वो आपको निश्चित ही पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी होगी। कल मैं इसके ऊपर बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा के लिए वो PDF के रूप में आपको दूंगी, उसके साथ ही उसकी आंसर की भी दूंगी। लेकिन पहले आप उसको अपने स्वयं के द्वारा सॉल्व करें और उसके बाद में की देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।